नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है नई खबरों के साथ। लेकिन देखिए, फिक्र में बात रूस यूक्रेन युद्ध की आज हम करने वाले हैं। ट्रंप ये भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलेगी, तभी पुतिन ने 70 मिसाइलों और 450 ड्रोन से अटैक करके यूक्रेन को दहला दिया और अमेरिका को चौंका दिया है। बलूचिस्तान से चिंताजनक खबर है। सवाल है कि क्या बीएलए के हाथ में पाकिस्तान का परमाणु हथियार लग सकता है? क्या मुनीर को एक और शर्मनाक सरेंडर करना पड़ सकता है? और पॉलिटिकल फाइट में आज फिर बंगाल ट्रेंड कर रहा है। कल सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस पर भड़कियों और जासूसी के आरोप लगाए थे। आज बंगाल पुलिस ने दिल्ली आकर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की जांच की। संसद में आज फिर से जनरल नरवणे की किताब पर सियासी कलह हुआ। राहुल गांधी आज भी चीन के मुद्दे पर बोलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एनडीए सांसदों की टोका टोकी के बीच हंगामा देर तक चला। पीठासीन की तरफ पेपर उछाले गए, 8 सांसदों पर भी एक्शन हुआ है। अब आगे क्या होगा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत अमेरिका ट्रेड डील की इनसाइड स्टोरी की। यह डील कैसे फाइनल हुई? क्यों टैरिफ किंग ट्रंप को झुकना पड़ा? कांग्रेस क्यों बोली? मोगेम्बो खुश हुआ? पूरी डिटेलिंग ध्यान से देखिए, अब आपके सामने होगी। देखिए, आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसका इंतजार कई महीनों से भारत के तमाम एक्सपोर्टर्स को था, कई ट्रेडर्स को था। जिस अमेरिका ने कभी दुनिया को आंख दिखाकर कहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे, हम शर्तें तय करेंगे, लेकिन अब ट्रंप ने शांति से भारत के साथ ट्रेड डील लॉक कर ली। यह ट्रंप की टैरिफ कूटनीति है, जिसमें उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। अमेरिका फर्स्ट। कूटनीति में कोई भी रिश्ता, कोई भी दुश्मनी और दोस्ती परमानेंट नहीं होती, सिर्फ फायदा परमानेंट होता है। और ट्रंप को वो फायदा भारत के साथ संबंध सुधारने के और इस डील को लॉक करने में दिखा। क्यों, हम बताते हैं। सोचिए, अति उत्साहित ट्रंप ने डिप्लोमैटिक चैनल के बजाय अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट से पोस्ट करके ऐलान किया कि भारत के साथ ट्रेड डील हो गई। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अमेरिका ने भारत पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ 25 से 18%। ध्यान से देखिए, ये यहां की बात हो रही है जहां पर आप देख रहे हैं। ग्राफिकली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यानी जैसे को तैसा वाले टैरिफ में 7% की कमी करवाई। लेकिन इसके अलावा अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ पूरी तरह खत्म कर दिया। मतलब फाइनल टैरिफ अब 50% से घटकर ये देखिए 18% हो गया है। अब ये कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे भारत का वो कूटनीतिक स्टैंड है जिसके आगे शक्तिशाली अमेरिका भी एडजस्ट करने को मजबूर हो गया। सोचिए, भारत की तरफ से ना तो कोई शोर हुआ, ना कोई ऊल जलूल बयानबाजी और ना ही कोई धमकी दी गई। भारत ने इस पूरे मसले को बहुत परिपक्व होकर, यानी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है। इस तरह एक हफ्ते में 2 बड़ी डील हो गई हैं। 27 जनवरी को भारत ने 18 वर्ष बाद यूरोपियन यूनियन के साथ ऐतिहासिक ट्रेड डील को लॉक किया। ईयू प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने खुद इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। जबकि इसके छठे ही दिन 2 फरवरी को भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली। भारत अमेरिका के बीच डील पर आधिकारिक मोहर बीती रात को लगी। जब इस डील का ऐलान हुआ तो देखिए ट्रंप और पीएम मोदी ने एक दूसरे के लिए क्या क्या कहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, पीएम मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो वहीं पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके खुशी हुई है। ट्रंप ने लिखा, हम भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% करते हैं। इस पर पीएम मोदी ने भारत की 140 करोड़ की जनता की ओर से ट्रंप का धन्यवाद किया है। इसके अलावा आज सुबह पीएम ने एक पोस्ट में लिखा है कि आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। पीएम मोदी ने संस्कृत का श्लोक पोस्ट करते हुए लिखा, शुभ कार्यों से धन अर्जित होता है, साहस और आत्मविश्वास से धन बढ़ता है। पहले इस डील की बड़ी बातें समझ लेते हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के पेट्रोलियम, डिफेंस और एयरक्राफ्ट खरीदने पर भारत राजी हो गया। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत $500 बिलियन यानी लगभग 45,75,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदने के लिए राजी हो गया है। इसके अलावा भारत एनर्जी, कोयला और टेक्नोलॉजी से जुड़े सामान खरीदेगा।
भारत टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल से जुड़े सामान भी अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिका से आने वाली कारों पर भी भारत टैरिफ कम करने पर राजी हो गया। शुरुआती तौर पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर सब कुछ भारत खरीदने के लिए राजी हो गया है, तो फिर भारत को क्या फायदा होगा? दरअसल भारत का फायदा 32% टैरिफ कम होने में। सीधे 50% से 18% टैरिफ होने पर भारत में क्या असर होगा, ये देखिए टैरिफ कम होने से अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते होंगे, खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड में सुधार होगा, भारत में नौकरी और उत्पादन बढ़ने का मौका मिलेगा, महंगाई पर थोड़ा दबाव कम होगा, निर्यात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और रुपया मजबूत होगा। भारतीय कंपनियों के शेयरों में तेजी आ सकती है। इसके अलावा भू राजनीतिक व्यापार संबंध मजबूत होंगे। यानी अमेरिका के टैरिफ कम करने से भारतीय कंपनियों, उद्योगों की अमेरिका में स्थिति बेहतर होगी। इसमें जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, ज्वेलरी है, लेदर है, फिशरीज है, सारे सेक्टर्स को फायदा होगा। इसके अलावा रोजगार को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। अब यहां पे ट्विस्ट है। आखिर कैसे ट्रंप ने भारत के आगे अपनी जिद छोड़ी, यह समझना जरूरी है। और यह अपने आप में एक पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गई है। देखिए, इसकी जड़ में है 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ऐतिहासिक डील। माना जा रहा है कि इसने ट्रंप को लचीला रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप की पार्टी के ही 2 सेनेटर्स खुद ये कहने लग गए थे कि भैया बहुत हो गया, भारत से डील करो। और ऐसे कई सेनेटर्स थे, लेकिन खुल के 2 सामने आ गए। भारत ईयू डील में 200 करोड़ लोगों के लिए बड़े ऐलान हुए। भारत को ईयू के 27 देशों के बाजार में पहुंच मिली। भारत के लिए यूरोप में $22 ट्रिलियन का बाजार खुला। भारत ईयू डील दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगी। बर्लिन, रोम, म्यूनिख के बाजार में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की पहुंच होगी। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और ईयू 27 देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। भारत 140 करोड़ का बाजार और दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। इसीलिए यूएस पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का दबाव और पिछड़ने का डर था। इसीलिए ट्रंप को भारत से डील करने में फायदा दिखा। महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाई हुई थी, बातचीत में कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है। In the long run, I think that's going to create more confident, more efficient, and more globally competitive Indian businesses. I think that's going to be a positive for India. And I think it's going to be a positive for the Indian consumer to be able to, benefit from the trade and investment flows that are likely to really surge towards India. देखिए, भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी का आप एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए कि भारत ने पिछले साल ब्रिटेन के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की। इस साल ईयू डेलीगेशन से पहले जर्मन चांसलर भारत में थे, उनके साथ डील हुई, फिर ईयू के साथ हुई और अगले महीने कनाडा के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो ट्रंप जो थे या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ये समझ रहा था कि भारत अपने कदम नहीं रोक रहा है और हम इस मूविंग ट्रेन के डब्बे में सफर करने से कहीं बच ना जाएं, कहीं पीछे ना रह जाएं। लेकिन आपके मन में सवाल यह भी होगा कि जब ट्रंप ने टैरिफ को लेकर इतना अड़ियल रवैया अपनाया, तो आखिर ये ट्रेड डील हुई कैसे? इसके पीछे महीनों का ग्राउंड वर्क है और बैकडोर चैनल से बात। ट्रंप ने इस डील के लिए अपने सबसे खास को भारत भेजा। पूरी इनसाइड स्टोरी अब आपको देखनी चाहिए। आज से 4 महीने पहले 11 अक्टूबर को सर्जियो गोर भारत के दौरे पर आए थे। उन्होंने पीएम मोदी को ट्रंप के साथ एक तस्वीर भेंट की। ये तस्वीर फरवरी 2025 में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की थी, जिसमें वो ट्रंप के साथ दिख रहे थे। इस तस्वीर पर लिखा था, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। यानी 4 महीने पहले ही ट्रंप ने अपने दूत के जरिए संदेश भिजवा दिया था कि वो भारत से संबंध सुधारना चाहते हैं। इसके बाद सर्जियो गोर ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। वो लगातार भारत का दौरा करते रहे और मंत्रियों, अधिकारियों से मुलाकात करते रहे। लेकिन जिस डील पर महीनों से काम हो रहा था, उसे समझते हैं। अप्रैल 2025 में जेडी वेंस भारत के दौरे पर आए।
भारत अमेरिका ने डील के रेफरेंस तय किए, लेकिन बात नहीं बन पाई। मई 2025 में पीयूष गोयल ने वॉशिंगटन का दौरा किया। पीयूष गोयल ने कहा कि डील के बेहद करीब हैं, लेकिन तब भी डील फाइनल नहीं हुई। 3 जून को अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने कहा, कृषि उत्पादों के आयात शुल्क पर मतभेद है। 20 जून को पीएम मोदी ने ट्रंप का वॉशिंगटन आने का न्योता ठुकरा दिया। जुलाई में बातचीत का दौर फिर शुरू हुआ, लेकिन भारतीय डेलीगेशन बिना कामयाबी के वॉशिंगटन से लौटा। अगस्त में तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके बाद ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। सितंबर में ट्रंप नरम पड़े। उन्होंने कहा कि बात सुलझ सकती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी धीरे धीरे बात बढ़ती रही। इसके बाद 12 जनवरी को सर्जियो गोर ने दिल्ली में अमेरिका के राजदूत के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके बाद गोर की भारत के मंत्रियों से मुलाकातों का दौर तेज हो गया। 29 जनवरी को विदेश मंत्री जयशंकर की सर्जियो गोर से मुलाकात हुई। इसके बाद सर्जियो गोर ने भारत को अमेरिका का सच्चा दोस्त बताया। सर्जियो गोर भारत में लगातार कई मीटिंग्स करते रहे। कभी जयशंकर से मिले, कभी पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके बाद वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मिले और आखिरकार जनवरी खत्म होते ही फरवरी की शुरुआत में भारत अमेरिका में ट्रेड डील हो गई। लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील में अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले। ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेचुरल है, देखिए एक एक चीज को हम थ्रेडबेयर आपके सामने डायसेक्ट कर रहे हैं। अब ये टैरिफ वाला जो कंटेनर है ऊपर चला गया है, देख रहे हैं आप, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है आइए देखते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0 यानी 0 करेगा, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक सिर्फ 18% टैरिफ की पुष्टि की है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत रूसी तेल खरीद बंद करेगा, जबकि भारत ने रूसी तेल का कोई जिक्र नहीं किया है, सिर्फ ट्रंप के शांति के प्रयासों का समर्थन किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, लेकिन तेल खरीद को लेकर भारत ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत $500 बिलियन के सामान खरीदेगा, लेकिन भारत की तरफ से कोई स्टैंड साफ नहीं है, कोई समय सीमा तय नहीं है। अमेरिका ने दावा किया है कि भारत अमेरिका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ट्रंप के दावों पर रूस ने भी पहली प्रतिक्रिया दे दी है। रूस की ओर से कहा गया है कि रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने के संबंध में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। यानी भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का फाइनल एग्रीमेंट अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है और लागू होने की तारीख भी स्पष्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रंप बार बार वेनेजुएला के तेल की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने कंट्री पर कब्जा कर लिया है? और क्या कोई सॉवरेन कंट्री पर कब्जा करके उसके तेल के अधिकारों को अपने अधिकार बता सकता है? सोचिए जरा, लेकिन सवाल कौन उठाएगा? ये उससे बड़ा सवाल है। खैर, अब सवाल उठता है कि इस ट्रेड डील का भविष्य में दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा। इस विषय पर हमने रिसर्च की और कई आर्थिक विशेषज्ञों से बातचीत भी की है। देखिए, FIEO या FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% होने से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी और फिशरीज जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा होगा। इससे भारत वियतनाम और बांग्लादेश जैसे उन देशों के बराबर आ जाएगा जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देते हैं। दुनिया भर के देशों की आर्थिक रेटिंग जारी करने वाली एजेंसी मूडीज के अनुसार अमेरिकी टैरिफ में कटौती से जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स जैसे व्यवसायों के लिए ये एक सकारात्मक कदम है। उधर CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी इस डील का स्वागत किया है। CTI के मुताबिक इस डील से भारत और अमेरिका का निर्यात $48 बिलियन तक बढ़ सकता है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि भारत अमेरिका के बीच हुई इस ट्रेड डील से MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा यह डील भारतीय शेयर बाजार के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगी। पिछले 15 महीनों से बाजार में जो अनिश्चितता है वो दूर हो जाएगी। यानी सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका ने जो 50% टैरिफ को घटाकर 18% किया है, उसका फायदा दोनों देशों को होगा। विन विन सिचुएशन। अमेरिका में बिकने वाला भारतीय सामान सस्ता होगा, जब कम दाम में मिलेगा तो उसकी डिमांड और खरीदार भी बढ़ेंगे। भारत और अमेरिका की ये ट्रेड डील से महंगाई पर थोड़ा दबाव भी कम होगा, साथ ही निर्यात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। दोनों देशों के बढ़ते कारोबार से फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए भी मजबूत होगा और शेयर बाजार में तेजी की संभावना सबसे ज्यादा है, जो डील के बाद आज सुबह से देखी गई है। ये हमारा अगला सेगमेंट है, ध्यान से देखिएगा।
भारत और अमेरिका की ट्रेड डील का सकारात्मक असर शेयर मार्केट पर भी दिखा है और रुपए पर भी। पहले शेयर बाजार का हाल। कल रात भारत और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हुई और आज सुबह शेयर मार्केट में उसका असर दिखा। शेयर बाजार में उछाल का ट्रेंड पूरे दिन बना रहा और बाजार बंद होने के वक्त सेंसेक्स 2073 अंकों के उछाल के साथ 83,739 पर बंद हुआ। निफ्टी 639 अंकों के उछाल के साथ करीब उसने छलांग लगाई 2.55% की और निफ्टी जो है वो करीब 25,727 पर बंद हुआ। बाजार के शानदार उछाल की वजह से उन निवेशकों के चेहरे पे खुशी लौट आई है जो पिछले कुछ दिनों से नुकसान झेल रहे थे। आज एक ही दिन में निवेशकों ने शेयर मार्केट से 12 लाख करोड़ रुपए कमाए। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में भी काफी सुधार देखा गया। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 122 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद $1 90 रुपए 27 पैसे पर पहुंच गया। जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, ऑटो कंपोनेंट है, केमिकल है, फार्मा है, सी फूड है, तमाम जो सेक्टर हैं इनको बूस्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा माल अब अमेरिका में भारत का जा सकेगा। भारत के ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। हमारी इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है आगे, तो ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे चल के उसकी इम्पैक्ट दिखेंगी। इमीडिएट कुछ फील नहीं, आई मीन यू डोंट सी इमीडिएट चेंज इन द नंबर्स, बट दिस हैज पेव्ड वे फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ। देखिए, अभी तक तो सब कुछ ठीक है। हमने आपको इसके टेक्निकल एलिमेंट्स बताए, अब पॉलिटिकल एलिमेंट्स बताते हैं जिसको लेकर आज बहुत कुछ हुआ है। देखिए, रात में भारत की अमेरिका से डील हुई और आज सुबह प्रधानमंत्री जब एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने पहुंचे तो वहां पर उनका अभिनंदन हुआ। पार्टी के नेताओं ने उन्हें फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया, डील की बधाई दी, पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बाद में डील को भारत की कूटनीतिक और आर्थिक मजबूती का बड़ा उदाहरण बताया। लेकिन कांग्रेस इस डील पर रात से ही शंका कर रही है। कांग्रेस ने सरकार पर डील का सच छिपाने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाकर कांग्रेस ने मोगैम्बो की सियासी एंट्री भी कराई है। यह एंट्री कांग्रेस नेता जयराम रमेश के हवाले से हुई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की रोक का ऐलान अमेरिका से हुआ, अब भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान भी वॉशिंगटन से हुआ है। यह फादर ऑफ डील्स नहीं हो सकता। वॉशिंगटन में स्पष्ट रूप से यह धारणा है कि मोगैम्बो खुश है। सुबह की गई इस पोस्ट के बाद दोपहर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सामने आए। उन्होंने डील में किसानों का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री पर अमेरिका के भारी दबाव का आरोप लगाया। यह भी कहा कि किसानों की मेहनत को मोदी जी ने बेच दिया। इसका जवाब शाम को कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, इस डील में किसानों के हित से कोई समझौता नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया, उनके हितों की रक्षा की। मोदी जी घबराए हुए हैं। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है?
सरकार जोर देकर कह रही है कि किसान हित सर्वोपरि है, लेकिन विपक्ष को यह दलील पसंद नहीं आ रही है। राहुल गांधी के अलावा कई और विपक्षी नेताओं ने किसान का मुद्दा उठाकर सरकार पर सियासी तीर चलाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारत के कृषि बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोलना देश की 70% आबादी के साथ धोखा है, जो खेती पर निर्भर है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, भारत अमेरिका ट्रेड डील पूरी तरह सरेंडर का मामला है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। तो केंद्रीय मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष फ्रस्ट्रेटेड है, हम इस पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि दो देशों के साथ में जो फैसला होता है किसी एक देश से हो सकता है? किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का बयान आना कि भाई जो उनके कृषि से जुड़े हुए पदार्थ हैं वो भारत के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जिनके ऊपर सरकार को चर्चा के बाद सदन में जवाब देना चाहिए। डील के बाद अब संसद के चीन वाली सियासी कलह की बात कर लेते हैं। आज लगातार दूसरे दिन संसद में चीन वाली चर्चा का सियासीकरण महसूस हुआ है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन राहुल ने कल की चीन वाली चर्चा पर ही बात रखनी शुरू कर दी। उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अप्रकाशित किताब पर आधारित लेख को सदन में पेश किया। कहा, मैं भारत चीन के बीच जो हुआ है उस पर अपनी बात रखना चाहता हूं। उनके ये कहते ही एनडीए के सांसदों ने टोकना शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कल उस पर फैसला हो चुका है। राहुल गांधी करीब 14 मिनट तक बोलने की कोशिश करते रहे। राहुल ने कहा, मुझे परमिशन नहीं दी जा रही है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं विपक्ष का नेता हूं। इस दौरान पीठासीन कृष्णा प्रसाद तिन्नाटी ने कहा कि आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने की इजाजत है। इससे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद नाराज दिखे। राहुल गांधी ने कहा, बात इजाजत की नहीं है, क्योंकि सदन में अपनी बात रखना उनका हक है। इस बीच विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, स्पीकर की चेयर की तरफ पेपर उछाले। कार्रवाई स्थगित कर दी गई। 8 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी की तरफ से स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी गई। लिखा कि संसद में सभी सांसदों को बोलने का अधिकार है, लेकिन मुझे बोलने से रोका गया है। यह हमारे लोकतंत्र पर एक धब्बा है, मैं इसका कड़ा विरोध दर्ज करता हूं। इससे पहले सदन में क्या कुछ हुआ, इस रील में देखें। ये जो आर्टिकल है ये ऑथेंटिकेट किया जाए। आप ऑथेंटिकेट कीजिए और मैं इस पे बात करना चाहता हूं। The President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. Yesterday, the chair has given a ruling. On the paper on which he has authenticated, there is table in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given, he cannot refer on the same matter. This House is only for them. This is not for us. If the issue is about me quoting a magazine which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to be allowed to speak about it.
Yeah. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am the leader of opposition of this country. You are not giving me permission. It is my right. I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? लोकसभा में हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। सांसदों के खिलाफ यह कार्रवाई नियम 374(2) के तहत की गई। सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में नारेबाजी की, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। अब विपक्ष इस निलंबन को तानाशाही बता रहा है, तो सरकार कह रही है सदन को बाधित करना विपक्ष की पुरानी आदत है। स्टैंड हुए हैं एमपीज कांग्रेस के, क्या कहेंगे मैम आप? रिडिकुलस है एकदम, लोकतंत्र है, सबको बोलने की इजाजत होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। सदन को समझ लिया है ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, जो युवराज कहें वही सही। सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। उस आर्टिकल को पूरे देश में पढ़वा दिया, हर कोई ढूंढ के पढ़ रहा है। ऐसा क्या सच छुपाने का तरीका? और अगर इस तरह से सस्पेंशन हुआ होता तो 12-13 में पूरी की पूरी बीजेपी सस्पेंड हो गई। कांग्रेस ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं। जिस तरीके से इनका व्यवहार रहा है, मतलब इसने कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी जिसको इन्होंने लांघा ना हो, जिसको इन्होंने तोड़ा ना हो। अभी तक आपने सुना होगा चोर पुलिस का खेल, अब हम आपको दिखाते हैं पुलिस का खेल। बंगाल की सियासी टक्कर का दिल्ली एक्सटेंशन हो गया है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। पुलिस का खेल। पिछले 24 घंटे में बंगाल की चुनावी गर्मी में चोर पुलिस का खेल नहीं बल्कि पुलिस वाला खेल चल रहा है। यह हंगामा खड़ा हुआ सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से। कल हमने इसी शो में आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिल्ली पुलिस से टक्कर दिखाई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर बंग भवन में जासूसी और डराने धमकाने का आरोप लगाया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया, लेकिन इस टक्कर का असर यह हुआ कि अब बंगाल पुलिस ही दिल्ली पहुंच गई है, यानी बंगाल की लड़ाई में दिल्ली तक चढ़ाई हो गई है। इंटरेस्टिंग, देखते जाइए। ममता बनर्जी वर्सेस दिल्ली पुलिस आप देख चुके हैं, आज आपको बंगाल पुलिस और दिल्ली पुलिस की टक्कर दिखाते हैं। देखिए पुलिस। खैर, सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर पश्चिम बंगाल से 22 पुलिस वालों की एक टीम देर रात 1:30 बजे की फ्लाइट से दिल्ली पहुंची। इस टीम में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर समेत कुछ महिला पुलिसकर्मी। दिल्ली में बंगाल पुलिस की टीम को 3 अलग-अलग जगह तैनात किया गया। एक टीम बंग भवन, दूसरी टीम पश्चिम बंगाल अतिथि गृह, तीसरी टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पर। ममता अपने भतीजे के घर पर ही ठहरी, लेकिन बंगाल पुलिस के दिल्ली लैंड करते ही नया विवाद खड़ा हो गया। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर सिविल ड्रेस में उनका एक्शन काफी वायरल है। कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां खड़ी दिल्ली पुलिस की कई गाड़ियों पर कथित तौर पर तलाशी ली। गाड़ियों के बोनट खोले, पुलिस वाले डिटेक्टर से एक-एक गाड़ी की जांच पड़ताल करते दिखे। पुलिस वाले पुलिस की गाड़ी की जांच, डिक्की को खोलकर तलाशी ली गई। कुछ पुलिसकर्मी सीटों के नीचे चेकिंग करते नजर आए। डिक्की में रखे सामान को उठाकर देखा गया। शायद ये पता लगाया जा रहा था कि कहीं कुछ छिपा कर तो नहीं रखा गया है, कहीं जासूसी से जुड़ा कोई उपकरण तो फिट नहीं किया गया है। इसी तरह वहां जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी सबको चेक किया गया। ये सब मीडिया के कैमरों के सामने हुआ। गाड़ियों का एक-एक कोना छाना गया। जांच पड़ताल के दौरान बंगाल पुलिस कागज पर कुछ नोट भी कर रही थी, जिसे वहां खड़े दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी देखा। दिल्ली में बंगाल पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन भी। दिल्ली पुलिस ने भी बंगाल की नंबर प्लेट वाली कुछ गाड़ियों की तलाशी ली है, यानी जैसे को तैसा वाला जवाब। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि
उसकी गाड़ियों की जांच पड़ताल नहीं की गई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के तहत काम करती है और यह विभाग गृह मंत्री अमित शाह के पास है। कल बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के जवानों को देखकर ममता बनर्जी भड़क गई थी। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एसआईआर के पीड़ितों को परेशान करने का इल्जाम लगाया था। हालांकि पुलिस ने सफाई दी थी कि वो ममता बनर्जी की जासूसी नहीं कर रही थी, बल्कि सुरक्षा के लिए बंग भवन के बाहर तैनात थी। पुलिस के साथ ममता बनर्जी की टक्कर अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने इसे ममता का ड्रामा बताया और कहा कि वो केंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहती हैं। बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव। पहले एक चीफ मिनिस्टर है, तो एक चीफ मिनिस्टर को Z++ सिक्योरिटी है उनका, तो उनका सिक्योरिटी के लिए तो दिल्ली पुलिस का भी मैसेज आया। तो दिल्ली पुलिस उसका बंग भवन का बाहर में तो खड़ा किया था। इसमें खराब क्या है? एक्चुअली क्या हुआ ना, उसका नौटंकी करने के लिए यहाँ पे जितना नौटंकी करेंगे बंगाली वाले को वो दिखाने चाहते हैं कि चलो भाई बंगाल वाला देखो हमको डिस्टर्ब कर रहा है। ड्रामा काल नहीं चला कि पब्लिक, पश्चिम बंगाल पब्लिक रास्ते में नहीं उतरा। ये ड्रामाबाजी फुल्ली फ्लॉप है। पुलिस वाले खेल के दौरान आज दिल्ली के बंग भवन में ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत की। पहले आप तस्वीरें देखिए, फुल फ्रेम पे तस्वीरें दिखाइए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से। आहा, कुछ तो इसमें यूनिक लग ही रहा होगा आपको, कुछ अलग है, कुछ तो अलग है। अब आपको बताते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के खिलाफ एसआईआर के मुद्दे पर की गई। इसकी तस्वीर काफी अलग है। बीच में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैठे थे, जबकि उनके पीछे ये देखिए जरा, काले कपड़ों में कुछ लोग, उन्होंने गले में तख्तियां लटका रखी हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें एसआईआर का पीड़ित बताया जा रहा है। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर में जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा काम के दबाव में कई बीएलओ की भी मौत हो गई है। काले कपड़े वही लोग हैं, काले कपड़े में वही लोग हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्हें एसआईआर में मृत बताया गया है। ममता ने उन लोगों का हाथ भी उठवाया ताकि ये साबित कर सकें कि वो जिंदा है। एसआईआर के दौरान जिन बीएलओ की मौत हुई, उनके परिजनों ने भी ममता के कहने पर हाथ उठाए। काले कपड़ों में इन लोगों को बसों में बिठाकर बंग भवन तक लाया गया। बंगाल के अफसरों ने उन लोगों के दरवाजे की जांच भी की। फिर इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता के पीछे सबूत के तौर पर बिठाया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया, एसआईआर पर चुनाव आयोग को मैंने 6 पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। चुनाव से ठीक पहले बंगाल में एसआईआर क्यों कराया गया? तमिलनाडु, केरल, बंगाल में एसआईआर हो रहा है, तो असम में क्यों नहीं? बंगाल में अवैध तरीके से चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, जो बीजेपी से जुड़े अधिकारी हैं। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तो ममता बनर्जी इतने गुस्से में हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने तक की धमकी देती है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना, परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीज को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। Just 58 lakhs unilaterally deleted, and there the name is there. If there is a death list, they are alive. But as per election commission, deleted list. कटाल जो दिल्ली में किया वो सीधा ड्रामा था। बंगाल से प्लेन में सिपाही भेज रहा है बैरकपुर से, क्या युद्ध करेगा दिल्ली में? देश के अंदर युद्ध होगा? ये सरकार कंप्लीटली एंटी नेशनल एक्टिविटी, इनका माइंडसेट ही दूसरा है बंगाल को रोक के रखने के लिए। ये हमारा बंगाल की लज्जाजनक की बात है। इतना बड़ा नोटंकी कोई बंगाली महिला और नहीं चाहते। नोटंकी करते करते अच्छा कपड़ा वो फाड़ के दिखाते थे बंगाली वाले को। देखो हम चप्पल पहन के घूमता हूँ, देखो हम सेफ्टी पिन लेके घूमता हूँ। इतने सारे नौटंकी और बंगाली अच्छे नहीं लेते। देखिए बंगाल की चुनावी लड़ाई कितनी इंटरेस्टिंग हो चली है। इसकी एक और तस्वीर।
अब तक आपने पुलिस, ममता बनर्जी और चुनाव आयोग वाली टक्कर देखी, लेकिन इस टक्कर में आज केंद्र की जांच एजेंसी ईडी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली में दीदी बीजेपी और चुनाव आयोग से लोहा ले रही हैं, तो उधर बंगाल में ईडी ने 10 लोकेशन पर छापेमारी कर दी है। ये रेड कोयला घोटाला केस में की गई है। आरोप है कि अवैध खनन के जरिए करोड़ों रुपए का खेल हुआ। ईडी का यह एक्शन पश्चिम बर्धमान और दुर्गापुर इलाके में हुआ है। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने आरोप लगाया कि जब जब चुनाव आता है तब तब केंद्र की सरकार एजेंसियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश करती है। पार्टी के मुताबिक ईडी और सीबीआई बंगाल में कई बार छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ है। ईडी रेड, सीबीआई रेड का रिजल्ट 0 है। ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, तृणमूल रेजिम को उखाड़ फेंकेंगे, ये जो दावा मोदी और अमित शाह किया, उसका रिजल्ट भी 0 है और 0 रहेगा। इस सब के बीच में फिक्र की अगली खबर बिहार के उस बाहुबली की जो चुनाव से पहले भी खूब चर्चा में रहे और आज भी वायरल हो रहे हैं। आज भले ही बिहार विधानसभा में बजट पेश किया गया, लेकिन ज्यादा चर्चा एक बाहुबली की है। बजट से पहले विधानसभा में एक शपथ ग्रहण हुआ। यह शपथ उसी बाहुबली जेडीयू विधायक का था जिनका नाम है अनंत सिंह। राज्य की मोकामा सीट से विधायक, लेकिन फिलहाल हत्या के एक केस में पटना की बेऊर जेल में बंद। बाहुबली विधायक के शपथ ग्रहण की खास बात यह रही कि उन्हें सदन के अंदर सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात का मौका मिला। सदस्यों के साथ दुआ सलाम और फिर वापस अपने ठिकाने पर, यानी बेऊर जेल। यह वीडियो उसी शपथ ग्रहण का है। अनंत सिंह अपने उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं जिस अंदाज में विधानसभा पहुंचे। माथे पर तिलक, आंखों पर चश्मा, चाल भी ऐसी जैसे जेल से नहीं बल्कि मेडल जीत कर आ रहे हो। हर बार की तरह इस बार भी अनंत सिंह ने बिना कागज देखे ही अपनी शपथ ली। अनंत सिंह कहते रहे कि उन्हें शपथ की लाइनें याद हो गई। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार से मुलाकात की, उनको नमस्कार किया, उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद वो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचे, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश ने अनंत सिंह के माथे पर लगे तिलक के बारे में पूछा। इस दौरान अनंत सिंह हाथ जोड़े रहे। दोनों की कुछ बातचीत भी हुई। नीतीश के बगल में ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी थे। उन्होंने अनंत सिंह को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद अनंत सिंह जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। करीब 10 मिनट तक वो विधानसभा में अपनी सीट पर बैठे रहे। शपथ के बाद जब वो बेऊर जेल की एम्बुलेंस से जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे कुछ सवाल किए। वैन के अंदर से ही खड़े होकर फिल्मी स्टाइल में उन्होंने न केवल जवाब दिया बल्कि तेजस्वी यादव के भविष्य पर कटाक्ष भी किया। अनंत सिंह ने कहा कि 100% न्याय की उम्मीद है, जांच चल रही है, हम निर्दोष हैं। पिछले साल चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर को मोकामा में दुलार चंद यादव का मर्डर हुआ था। इसी केस में अनंत सिंह 2 नवंबर से जेल में बंद हैं। भले ही वो सलाखों के पीछे हैं, भले ही अब तक जमानत नहीं मिली, लेकिन कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं है। ये पहचान है उस अनंत सिंह की जो टिकट मिलने से पहले ही नॉमिनेशन कर देते हैं और नतीजे आने से पहले ही जीत का भोज। उम्मीद करते हैं। हाँ, न्याय की उम्मीद करते हैं 100%। इस कांड में आप जो है हाँ, उस कांड में निर्दोष से जांच चल रहा है। हम निर्दोष हैं, हमको न्याय मिलेगा। नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है। अपने जो काम बचा विपक्ष का काम क्या? यादव सवाल पूछ रहा है, बिहार में अपराध बढ़ गया है, बिहार में अपराध बढ़ गया है। विपक्षी क्या बोलेगा? विपक्षी कुछ बोलने का बच ही हो गया है। वो बोलेला बोलते रहे, कुछ होना है नहीं। बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं है बिहार। अब उनका दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। मोकामा के लोगों को कोई मैसेज दीजिएगा। क्या मैसेज देंगे? सब बढ़िया रहे, सब खुश रहे। कब तक फिर से निकलिएगा? क्षेत्र में कुछ उम्मीद है? कैसे बता देंगे, हम तो जज है नहीं। जज साहब ने भेज देंगे तो हम निकलेंगे।